हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, विगत वर्षों की तरह इस वर्ष 2026 में भी गवर्नेंस का सबसे बड़ा मुद्दा मालूम है क्या है? मुद्दा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इस पर किसी भी प्रकार के विवाद का बचाव सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रहित के नाम पर करती है, जबकि स्टेट्स इस तरह के सेंट्रल एक्शन को स्टेट ऑटोनॉमी पर कुठाराघात मानते हैं। लेकिन इस टग ऑफ वॉर में एक महत्वपूर्ण आइडिया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है जिसमें वह पीस रही है। इस आइडिया का नाम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। साथियों, सिविल सर्विसेज पल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं, बल्कि यह वीडियो आपको यह भी बताएगा कि यह कॉन्सेप्ट कहाँ फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एग्जाम की दृष्टि से हम लोग किस तरह से आंसर को लिखा जाए। अगर इस संबंध में कोई प्रश्न आता है तो वह भी बताया जाएगा। यह टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है, इसलिए इसे जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरह की सत्ता होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता होती है और स्टेट गवर्नमेंट की सत्ता होती है। और जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया हुआ होता है। और सेंटर और स्टेट दोनों अपने अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। और ये सभी जो अधिकार और कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के होती हैं वह सभी एक कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई किए हुए होते हैं। और इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यह पता चलता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत जो दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनसे ऐसी अपेक्षा होती है कि दोनों मिलकर के काम करेंगे, रिसोर्स शेयर करेंगे तथा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करेंगे। इसी आइडिया को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। विद्वान ग्रेगरी ऑस्टिन ने इंडियन फेडरेशन को ही पहली बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया था। उनका विचार था कि इंडियन फेडरेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वह कमज़ोर होती हैं। राज्य सरकारें मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की तरह कार्य करती हैं। वास्तव में भारत का फेडरेशन न तो विशुद्ध रूप से फेडरल है और न ही यह यूनिटरी या एकात्मक है। इसमें दोनों का ही मिश्रण पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसका स्वरूप क्वासी फेडरल है। हमारी फेडरेशन की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि फेडरलिज्म होने के साथ साथ भारत का जो है राष्ट्रहित वह सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से इंडिया का फेडरेशन कोलैबोरेटिव है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, अर्थात सहयोगात्मक है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। अब हम लोग हमारी फेडरेशन का जो संवैधानिक आधार है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। यह आधार आर्टिकल 245 से लेकर के 263 के बीच इसकी बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के लिस्ट या सूची दी गई है। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 97 सब्जेक्ट्स थे और अभी भी उतना ही है। फिर है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, उसमें 66 सब्जेक्ट्स थे लेकिन अब इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 47 सब्जेक्ट थे, अब इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। और ये सूची जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में डाली गई हैं। इसके अतिरिक्त रेसिड्यूरी लिस्ट भी है, अर्थात ऐसे सब्जेक्ट जो कि इन 3 लिस्ट में नहीं कवर किए जा सके हैं वह भी है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। कॉन्करेंट लिस्ट ही भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव का कारण है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का भी प्रावधान है। इंटर स्टेट काउंसिल का उद्देश्य सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन करना है, लेकिन इसकी बैठकें बहुत कम होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह संविधान का डेड प्रोविजन हो गया है? कमेंट करके आप हमें बताएं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक और जो तंत्र है वह नीति आयोग के रूप में हम देखते हैं। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए
एक और संस्था है। नीति आयोग का गठन 2015 जनवरी में किया गया था और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इस आयोग का विजन टीम इंडिया है। आइडिया यह था कि सेंटर और स्टेट मिलकर के प्लान करेंगे। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन है। अगर हम नीति आयोग के फंक्शन को देखें तो फंक्शन में साफ साफ यह दिखाई देता है कि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने की बात करता है। फिर पॉलिसी और प्रोग्राम राज्य और केंद्र मिल करके करें, और ये एक रिसोर्स सेंटर की तरह या नॉलेज हब की तरह भी राज्यों के लिए कार्य करता है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी इसका कार्य है। तो यह नीति आयोग का उद्देश्य कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या यह सच में कोऑपरेटिव है या सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गया है? इस पर भी आप कमेंट करके अपनी राय से अवगत करा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के फेडरेशन में क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्य के बीच तनाव का वातावरण बना रहता है। सबसे पहला जो इशू है वह है फिस्कल इम्बैलेंस का, अर्थात वित्तीय असंतुलन का। दूसरा है राज्य के गवर्नर की भूमिका का, और यह विशेष करके उन राज्यों में जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। तीसरा मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के सब्जेक्ट पर भी कानून बनाना, यह भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद का कारण बना है। चौथा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं। पांचवा कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच तनाव बना रहता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिस्कल इम्बैलेंस की। फिस्कल इम्बैलेंस सबसे पहला और बहुत ही क्रिटिकल इशू है। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है और यह कार्य फाइनेंस कमीशन जो हर एक 5 वर्ष में केंद्र सरकार गठित करती है उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर होता है। अगर हम भारत में सोर्सेज किस तरह से आती हैं तो उसको देखें तो कुछ टैक्सेस जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में जाती हैं, कुछ टैक्सेज पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती हैं, कुछ टैक्सेज होती हैं जो कि सेंटर के द्वारा लगाया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है लेकिन वह राज्यों के पास जाता है, और कुछ टैक्सेज सेंटर के द्वारा लगाया जाता है जिसे राज्य सरकारें कलेक्ट करती हैं, और कुछ टैक्सेज सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उसे राज्यों को के बीच में बांटा जाता है। और ये जो बांटने का जो आधार होता है वो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है राज्यों को, उसका आधार होता है राज्य की जनसंख्या और राज्य का क्षेत्रफल। राज्यों को केंद्र से 41% रेवेन्यू जो है वह 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन ने इसे 42% रखा था। 15th फाइनेंस कमीशन ने 1% कम इसलिए रखा था क्योंकि कोविड सेस लगाया गया था। लेकिन समस्या यह है कि सेंटर लगातार सेस और सरचार्ज बढ़ा रहा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ केंद्र सरकार करता है क्योंकि यह डिविजिबल पूल में नहीं आते हैं। स्टेट्स का एक्चुअल शेयर इस तरह से बहुत कम हो जाता है। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो यह भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। जब डिसीजन लेने होते हैं ऐसे मुद्दों पर जैसे कि कंपनसेशन सेस की बात हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो, तब डेडलॉक हो जाता है। इससे स्टेट्स को यह लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। हम लोग यहाँ अगर कल्पना करें कि एक ऐसा राज्य जो सेंटर पर फाइनेंस के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्या वह सही मायने में अपने आप को ऑटोनोमस मान सकता है? जरा विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। दूसरा मुद्दा है गवर्नर के द्वारा अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाना या मिसयूज करना। गवर्नर का रोल, जो खास करके विपक्षी राज्यों की जो मेन कंप्लेंट है, वह गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को लेकर के है। जिस तरह से गवर्नर कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस कर देते हैं, विधायिका के द्वारा पास किए गए बिल को रिजर्व कर देते हैं या उस पर अपना अप्रूवल देने में समय लगाते हैं, या फिर अगर
कोलिशन गवर्नमेंट के की बात होती है तो उसमें भी उनका अप्रोच जो है बहुत ही साफ सुथरा नहीं होता है। तो मेजर जो इश्यूज सेंटर और स्टेट के बीच गवर्नर की भूमिका को लेकर के होते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाता है और असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, वह भी कई बार संदेह के घेरे में होता है। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल गवर्नर्स ने पिछले 40-50 वर्षों से बहुत बार किया है और इसमें से अधिकांश ऐसे केस थे जहां की उनकी भूमिका संदेहास्पद रही है। न केवल उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपदस्थ किया है बल्कि विधानसभा को भी भंग कर दिया है और यह तनाव का मुख्य कारण है। दूसरा, कई बार गवर्नर असेंबली द्वारा पास किए गए लॉ को अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं या देने में समय लगाते हैं। यह भी विवाद का कारण बना है, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिछले वर्ष अपने फैसले में तमिलनाडु और केरला के गवर्नर की इस संदर्भ में भूमिका की आलोचना की थी और तमिलनाडु में तो 10 बिल जो कि गवर्नर ने अपने पास रखे हुए थे उनको अपने स्तर पर उसे कानूनों को अपनी स्वीकृति दे दी थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा गवर्नर की भूमिका को लेकर के है कि गवर्नर बहुत बार कई बिल्स को प्रेसिडेंट के स्वीकृति के लिए रिजर्व कर लेते, सुरक्षित रख लेते हैं। इस प्रकार से यह एक तरह से वीटो हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई तय सीमा नहीं होती है कि कब वह उस पर अपनी राय देंगे या उसको अपनी स्वीकृति देंगे। तो ये 3 मुद्दे गवर्नर की भूमिका को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव पैदा करती है और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मेन मकसद है उसको डिफीट करती है। तीसरा जो मुद्दा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जहां तक सवाल है वह है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का मुद्दा। 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 3 फार्म लॉज पास हुए थे जिसमें कि स्टेट से किसी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया गया था। कृषि हालांकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तब भी उनके साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया था। सेंटर ने आर्टिकल 249 और कॉन्करेंट लिस्ट का भी यूज करके कानून पास किया है। पंजाब और हरियाणा ने फार्म लॉ का काफी विरोध किया था। इसका अंततः परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि इन तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था। इस तरह से फार्म लॉज का पास किया जाना और उसे फिर वापस लेना एक लैंडमार्क उदाहरण है जहां की कोऑपरेटिव स्पिरिट नहीं थी। यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी सरकार कभी कानून बनाती है, क्या वह इतना ब्रॉड है कि सेंटर किसी भी विषय पर कभी भी कानून बना सकती है? इसका आंसर हाँ, और यही टेंशन का सोर्स सेंटर और स्टेट के बीच हो जाता है। इसके बाद हम लोग चौथा इशू जो है, चौथा मुद्दा जो केंद्र और राज्य के बीच पैदा होता रहा है वह है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है जो कि दशकों पुराना है। यह बीच कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बीच यह मामला है। इसी प्रकार से कृष्णा रिवर का भी डिस्प्यूट है और महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के बीच है। तीसरा मंदोई रिवर के वाटर डिस्प्यूट है जो कि गोवा और महाराष्ट्र के बीच है। चौथा रावी और व्यास नदी के पानी को लेकर के भी विवाद है और यह विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच है। महानदी रिवर को लेकर के भी विवाद है और यह विवाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच है। और फिर वंशधारा विवाद है। तो इन सभी विवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसमें बाधक हैं। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का प्रावधान करता है जिससे कि इस तरह की विवादों का हल निकाला जा सके। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो यह अंततः कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने जो डिसीजन दिया था उसके विरुद्ध तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला दिया था। अब 5वां इशू कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के है और आर्टिकल 254 यह कहता है कि कॉन्करेंट लिस्ट पर
सेंटर और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर कानून सेंटर के द्वारा पास किया गया कानून और राज्य सरकार के द्वारा पास किया गया कानून किसी भी वजह से आपस में क्लैश करती है, तो उस दशा में केंद्र के द्वारा जो पास किया गया कानून है वह मान्य होगा। स्टेट का इस पर ऑब्जेक्शन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर के जो नीति बनाती है, एग्रीकल्चर और ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर में ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित जो फूड आइटम्स को लेकर के कानून बनाती है, वह बिना स्टेट को कंसल्ट किए गए नहीं बनाना चाहिए। यह भी विवाद का कारण बन जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर भी सरकार कानून बना सकती है। उसी तरह से वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर भी सरकार कानून बना सकती है। पहले यह स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल, इन सभी का राज्यों ने विरोध किया है। यह तनाव तब बढ़ता है जब सेंटर कंसल्टेशन नहीं करता है। तो क्या यह समस्या का कोई हल नहीं है? बिल्कुल हल है। चलिए हम लोग अब हल को देखते हैं कि इस समस्या का क्या हल है। इस समस्या का हल तभी निकलेगा भारत का जो संघ है उसको सही मायने में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाया जाएगा। और इसके लिए पहला सॉल्यूशन जो है वह यह हो सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जो कि आर्टिकल 263 में जिसका प्रावधान किया गया है, और इसकी बैठकें लगातार हों, नियमित रूप से हों, जिससे कि किसी भी तरह का अगर विवाद हो रहा है तो विवाद को आपसी विचार विमर्श के माध्यम से सुलझा लिया जाए। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि यह रबर स्टाम्प की तरह कार्य ना करे। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इंटर स्टेट काउंसिल की लास्ट मीटिंग 2016 में हुई थी। ऑलमोस्ट 10 वर्ष हो गए हैं इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुए। पुंची कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को संवैधानिक रूप से एक एम्पावर्ड बॉडी बना दिया जाना चाहिए। इसके पास सिर्फ एडवाइजरी रोल नहीं होनी चाहिए। इसकी मीटिंग रेगुलर हो और इनके रिकमेंडेशन को मानना सरकार के लिए बाध्य होना चाहिए। तभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा, फाइनेंस कमीशन में भी सुधार की जरूरत है। फाइनेंस कमीशन को के द्वारा यह रिकमेंडेशन अगर हो जाए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज लगा रही है उसको भी डिविजिव पुल में रखा जाएगा, अर्थात इसमें जो भी राजस्व आएगा उस राजस्व का बंटवारा केंद्र को राज्यों के साथ भी करना पड़ेगा। भले ही इसका अनुपात कम हो, लेकिन इसे भी राज्यों का भी इसमें शेयर होना चाहिए। ऐसा करने से सेंटर और स्टेट का आपसी विश्वास है वह बहाल होगा। तीसरा, राज्यसभा में भी सुधार किया जाना चाहिए। राज्यसभा को सही मायने में राज्यों का सदन बनना चाहिए। अभी राज्यसभा में सेंट्रल पार्टी पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है, अर्थात अभी राज्यसभा दलगत जो नीतियां हैं उसी का वर्चस्व है। राज्यों का सही मायने में प्रतिनिधित्व वो अभी नहीं कर रही हैं। इस संबंध में जर्मनी के बुंदेसरात जो वहाँ का उच्च सदन है उसको एक मॉडल के रूप में लिया जा सकता है रेफरेंस पॉइंट के लिए। बुंदेसरात में स्टेट्स डायरेक्टली अनरिप्रेजेंट नहीं होते हैं, मंत्री वहाँ पर सीधे तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह रियलिस्टिक हो सकता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस तरह के विचार वर्थ कंसिडरिंग हैं, उसको विचार किया जा सकता है। इसके बाद चौथा, कोऑपरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, अर्थात प्रयास यह होना चाहिए कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बीच संतुलन हो। नीति आयोग का कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मॉडल राज्यों को डेवलपमेंट इंडेक्स पर रैंक करना है और बेस्ट प्रैक्टिसेज राज्य आपस में शेयर करें ताकि दूसरे राज्य भी उसके समकक्ष आए। यह सकारात्मक कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन को कॉपरेशन से रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए। दोनों को साथ साथ चलना होगा, तभी टीम इंडिया का विजन जो है उसे रियलाइज किया जा सकेगा। वह टीम इंडिया का विजन जो है वह सच हो पाएगा। चलिए अब हम लोग
परीक्षा की दृष्टि से अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर कोई प्रश्न आता है तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न के बारे में बात कर लें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या तात्पर्य है, भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को का हल करने के लिए उपाय सुझाएं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोगों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में बताना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किया गया है इस संबंध में, तो उसके बारे में भी संक्षेप में बताना होगा। फिर जो इश्यूज हैं, चैलेंजेज हैं, उसके बारे में हमें बॉडी में बताना पड़ेगा। मुख्य भाग में इश्यूज के बारे में बात करनी होगी। सारे जो 5 इश्यूज की बात की गई है वो पांचों इशू को अलग अलग पैरे में उसके बारे में बताना होगा बुलेट पॉइंट्स में। उसके बाद सॉल्यूशन की हमें बात करनी होगी कि किस तरह से इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। और फिर अंत में निष्कर्ष में हम लोगों को यह बताना होगा कि फेडरलिज्म सही मायने में एक केवल संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ यह स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन है, अर्थात आप आपस में सहयोगी व्यवहार रखना ही हमारे फेडरलिज्म का महत्वपूर्ण विशेषता है। हम लोग इसके साथ ही कुछ की टर्म्स को जरूर इस्तेमाल करें अपने आंसर में, उसका यह भी सुनिश्चित करना होगा। इस तरह के जो शब्द हैं, जो की टर्म्स हैं, वह इस प्रकार हैं। पहला, सरकारिया कमीशन की बात करनी होगी। सेंट्रल स्टेट कमीशन के पहले कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस सरकारिया थे, तो पुंछी कमीशन का इसमें कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए। फिर फाइनेंस कमीशन का जिक्र होना चाहिए। फिर नीति आयोग के बारे में बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ जो महत्वपूर्ण केस हैं उसका भी रेफरेंस जरूर आना चाहिए। जैसे केशवानंदन भारती केस है, SR बोम्मई केस है, और नाबम राबिया केस है। इन सभी का उल्लेख आंसर में अवश्य होना चाहिए। तो यह था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इसका कंप्लीट एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा से हम लोग अवगत हुए। इसमें हमारे संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। क्या मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात किए। उन मुद्दों का क्या हल हो सकता है उस पर हम लोगों ने विश्लेषण किया। और फिर उस सबसे महत्वपूर्ण जो मॉडल आंसर है उसको किस तरह से लिखा जाए उसके ऊपर भी हम लोगों ने बातचीत की। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में संकोच ना करें, और इसे अपने पीयर ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तथा उससे भी महत्वपूर्ण है कि सिविल सर्विसेज पल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के विषयों पर आपके पास वीडियो आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।